नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस में जो नौकरी लेना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़ जाए। यहाँ पर बिहार पुलिस के नए सिलेबस और पैटर्न के अनुसार संपूर्ण सिलेबस की शानदार तैयारी करवाई जाएगी। और इसी सीरीज में हम लोग ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का जो नया बुक आया है, जो कि सबसे लाटेस्ट एग्जाम हुआ है, इसमें पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। और सबसे लाटेस्ट एग्जाम जो कि आपका 7 अगस्त 2024 को और 11 अगस्त 2024, 18 अगस्त 2024, 21 अगस्त 2024 और 25/8/2024 और 28/8/2024 सहित, यानी कि सबसे लाटेस्ट एग्जाम जो भी पेपर हुआ है सभी सहित 2010 से लेकर लाटेस्ट एग्जाम तक इसमें पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सभी पेपर हम लोग देखेंगे और पूरा डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और अधिक से अधिक क्वेश्चन लड़े। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी पेपर वाइज यहाँ पर दिया हुआ है ना। जैसे 7 अगस्त का जो पेपर हुआ है, इसमें 7 अगस्त को 5 पेपर में एग्जाम हुआ था, है ना। 7 अगस्त को पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4, 5 इस तरह से पूरा दिया हुआ है। 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है सब दिया हुआ है डिटेल में। ठीक है, और बाकी देख सकते हैं 2023, 2022 से लेकर 2010 से लेकर 2024 तक का दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं 2010 का पेपर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम लोग 7 अगस्त का जो पेपर हुआ था, है ना। पेपर 1 देखेंगे 7 अगस्त 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, कोई बात नहीं, हम आपको पढ़ के बता देंगे और आगे पूरा क्लियर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 1980 है ना। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया, है ना। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सार्वजनिक प्रतिनिधित्व याचिका, या तो निजी हित याचिका, या जनहित याचिका, या तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है जनहित याचिका, है ना। जनहित याचिका ये तंत्र तैयार किया था सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँच के लिए। ये क्या है, जनहित याचिका क्या है, ये है PIL, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। इसको यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। देखिए 1980 के दशक में के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका तंत्र तैयार किया। 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की व्यवस्था, है ना, सबका इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी, क्योंकि अब गरीब लोग भी अदालत में इंसाफ पाने के लिए जा सकते हैं। जनहित याचिका के तहत सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाएं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। भारतीय न्यायिक पद्धति में जनहित याचिका उस समय लाया गया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे, यानी कि प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती थे। तो भारत में जनहित याचिका की अवधारणा की बीज सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा 1976 में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई मामले में बोया गया था। यहाँ पर थाई होना चाहिए ना, अब्दुल थाई, तो मामले में बोया गया था। यानी कि ये जो जनहित याचिका की अवधारणा जो है ये किसने, ये मतलब ये किसका, इसको शुरू किसने किया था, तो कृष्ण अय्यर ने किया था। कब, 1976 में, है ना, 1976 में किया था। तो यही कल आया 1980 के दशक में। ठीक है, और किस मामले में हुआ ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है, मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई मामले में ये शुरुआत हुआ था। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है PN भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या देखिए, इतना डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से कौन से क्वेश्चन यहाँ निकालना है, सबसे महत्वपूर्ण जो 2-4 प्रश्न है जो कि यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट चीज़ें इतनी डिटेल में दिया हुआ है। क्या क्या है, देखिए PIL का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई थी, 1976 में हुआ था। ठीक है, और किसने किया था, तो कृष्ण अय्यर ने किया था। और किस मामले में हुआ था, तो मुंबई कामगार बनाम अब्दुल थाई मामले में हुआ था। जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है, तो PN भगवती को कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं क्या, यहाँ पर क्या आया, सुप्रीम कोर्ट, है ना, सर्वोच्च न्यायालय। अब यहाँ से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उसको एक बार यहाँ पर रिवीजन करते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अगर पूछेगा कब हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यह जब क्या हुआ, संविधान लागू हुआ था उसी समय माना जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट पूछेगा किस अनुच्छेद में है, तो
सुप्रीम कोर्ट की गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत हुआ था और हाई कोर्ट का किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो देखिए हाई कोर्ट का हुआ था अनुच्छेद 214, ठीक है। तो 214 हाई कोर्ट है, तो यही 214 है ना, 214 यानी 214, ये एक को इधर ले आइए, है ना। तो एक को इधर ले आएंगे क्या होगा, 124 हो जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है 124 में, ठीक है। तो आसानी से ही आपको याद रहेगा। बात करते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो हरिलाल जे कानिया। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे सभी कतई जहर प्रश्न रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। वर्तमान में अभी करंट अफेयर में अगर पूछे कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो संजीव खन्ना है, जो कि 51वां मुख्य न्यायाधीश है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे ना वो सभी एग्जाम में आपको काम आएगा, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम हो, चाहे बिहार दरोगा का हो, चाहे बिहार एसएससी का हो, चाहे रेलवे एसएस, कोई भी आप एग्जाम दो, ठीक है। तो देखिए अब करंट अफेयर की बात करें, जिनका भी एग्जाम अभी इस साल होने वाला है, तो करंट अफेयर जो आप बताएंगे सभी शानदार रहेगा और निश्चित रूप से आएगा एग्जाम में। जैसे कि संजीव खन्ना है ना, तो संजीव इसी शो से नाम जैसा ही 3 अति महत्वपूर्ण है जो कि नए बने हैं, आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? देखिए आरबीआई का अभी वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है, ठीक है। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। अब संजय से ही एक और नाम है और वो काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा जाता है, कौन सा है वो? तो वो है, देखिए आरबीआई गवर्नर हो गए संजय मल्होत्रा, एक है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ना, सीएजी। अभी वर्तमान में सीएजी कौन है? तो वो संजय मूर्ति है, ठीक है। आरबीआई का गवर्नर है संजय मल्होत्रा और सीएजी कौन है? संजय मूर्ति है। और भारत का मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? संजीव खन्ना है, ठीक, ये याद रखना है। अच्छा, रीट कौन जारी करता है? अगर क्वेश्चन आता है ना कि रीट कौन जारी करता है, ऑप्शन में रहेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है रीट जो है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों जारी करता है। रीट कितने प्रकार के जारी किया जाता है? तो 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। कौन कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये 5 रीट जारी किया जाता है और दोनों जारी करता है ना। अब देखिए हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो ये संसद के पास होता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। संसद के पास किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार होता है, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ पर डिटेल में क्या क्या दिया हुआ है। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि संसद में कौन कौन शामिल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है संसद में कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होता है, ठीक। ये संसद के महत्वपूर्ण कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, यही तीनों हैं, ठीक। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 जो है ये राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए 3 अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए संसद पूछेगा तो अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा पूछे तो अनुच्छेद 80 है, और लोकसभा पूछे तो क्या है, लोकसभा पूछेगा तो अनुच्छेद 81 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया ना राज्यसभा के बारे में बोला 80, तो देखिए यहाँ इसको याद कैसे रखना है? एक शब्द बोलना है सरल, है ना, सरल ये लिखा हुआ है, यानी कि 100 से हो जाएगा संसद अनुच्छेद 79, रो से हो जाएगा राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लो से हो जाएगा लोकसभा अनुच्छेद 81, ठीक। तीनों लगातार अनुच्छेद है, तीनों आपको याद रहेगा। सरल एक शब्द याद रखना है, 79, 80, 81, और तीनों एक ही जैसा एक ही जगह का चीज़ें हैं ना, संसद है, राज्यसभा है, लोकसभा है, ये तीनों अनुच्छेद आपको याद रहेगा, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है, और वर्तमान में है कितना भी? 245 है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष होना चाहिए, और लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए उम्र उसकी? तो 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा के लिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे भी डिटेल ही इसका दिया हुआ है, काफ़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में, है ना, विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ से 2 अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट पूछे कहाँ से है? तो यूपी से ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा विधानसभा पूछे, लोकसभा पूछे, राज्यसभा पूछे, सबसे सभी आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से 403 सीटें, ठीक है। लोकसभा के सबसे अधिक है यूपी से ही 80 है, और राज्यसभा के
सदस्य सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से है, कितना 31 है। बिहार की अगर बात रिवीजन करना चाहते हैं तो बिहार से विधानसभा सीट कितना है 243 है, और विधान परिषद में सीट कितना है 75 है। बिहार से लोकसभा सीट कितना है 40 है, और राज्यसभा सीट बिहार से कितना है 16 है। ठीक, आगे क्या लिखा है कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, ठीक है, इसका विघटन कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न आता है। तो राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। ठीक, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके 1/3 सदस्य क्या होता है प्रति 2 वर्ष, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा का पूछे कार्यकाल कितना होता है सदस्यों का, तो वो 5 वर्ष होता है। लोकसभा का अनुच्छेद बता दिए थे 81, देखिए ना, ये जो बताए थे आपको सरल वहीं से आया है ना। लोकसभा यानी कि 79, 80 और 81। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, 81 में है लोकसभा और संसद है 79 और राज्यसभा है 80 में। ठीक है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना 550 हो सकती है, और लोकसभा राज्यसभा की तरह अस्थाई सदन नहीं है ना। लोकसभा क्या विघटन हो सकता है, ठीक है, और विघटन होता है, लेकिन राज्यसभा का नहीं होता। यानी कि लोकसभा क्या है अस्थाई नहीं है, राज्यसभा अस्थाई है, अर्थात इसका विघटन 5 वर्ष या इससे पहले हो सकता है लोकसभा का। ठीक, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। ठीक, लेकिन पुनः 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 द्वारा इसको 5 वर्ष कर दिया गया। तो वर्तमान में भी कितना है 5 वर्ष ही है। ठीक है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, ये दोनों अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहता है। पहले तो ये याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था 1976 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था 1978 में हुआ था। देखिए 42वां ही संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 में जोड़ा गया था। अच्छा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में। ठीक है, चलिए आगे क्या, भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का उच्चतम न्यायालय होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। यानी कि आपसे पूछे कि भारत में अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट होता है। मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। मूल संविधान की बात कर रहा है। वर्तमान में भी क्या है पोजीशन, तो 33 न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है, जो कि मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, संजीव खन्ना है, 51वां मुख्य न्यायाधीश, 51वें क्रम के हैं। ठीक है, तो संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है कि निर्वाचन या तो चुनाव या चुनाव से संबंधित या चुनाव आयोग किस भाग में, भाग 15 में, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 324 से 29 तक है। अच्छा, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ मालूम? भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना। अब इसी 25 जनवरी से एक क्वेश्चन क्या आता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था और ये लागू हुआ था 1989 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्या लिखा है, भारत निर्वाचन के संबंध में मुख्यतः 2 प्रकार की पद्धतियाँ अपनाई जाती है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है भारत में जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है ना, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वहाँ लगभग हर जगह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाई जाती है। जैसे लोकसभा वो राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन प्रक्रिया में। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यह निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों में के निर्वाचन में अपनाई जाती है। भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। यानी कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। अमेरिका से ही लिया गया था। क्या मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, तो अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
आगे लिखा है कि वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है, यानी कि भारत का जो सर्वोच्च पद है वो वरीयता क्रम में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 में। ठीक। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति पूछा जाता है तो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में भी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? तो ये रखवाते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब इसी टाइप का एक प्रश्न क्या आता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक जो है बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन बुलाता है राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है। अब यहाँ पर डिटेल में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर याद कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये आगे आपको मिलेगा इसी में। ठीक है। ये किस अनुच्छेद में है और धन विधेयक किस अनुच्छेद में, ये पूछा जाता है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है और धन विधेयक 110 में है, ये याद रखना है। ठीक। आगे देखते हैं क्या क्या यहाँ दिया हुआ है। भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट भी कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है यह दस्तावेज बजट प्रक्रिया का हिस्सा होता है। अब यहाँ पर क्या है? ये सब चीज़ें लिखा हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण इसमें क्या है? ये वाला चीज़ें। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में। और धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 में। ठीक। वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय के द्वारा आम बजट तैयार करवाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. सन्मुख शेट्टी थे, जिन्होंने पहला बजट पेश किया। वर्तमान में भी पूछे करंट अफेयर में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। अनुच्छेद 75 एक राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 75 के 1 में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि लगभग 17 वर्ष तक ये प्रधानमंत्री रहे, सबसे लंबे समय तक। और सबसे पहले जो भारत के प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, जो कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ठीक है। अच्छा, जो नदी घाटी परियोजना है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या? इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। यानी कि क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री कौन कौन बने थे? इंदिरा गांधी, देवगौड़ा और मनमोहन सिंह जी। पी.वी. नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। पी.वी. नरसिम्हा राव महत्वपूर्ण अभी करंट अफेयर की दृष्टि से इनको 2024 में भारत रत्न दिया हुआ है। ठीक है, इनको मिला है। 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जी.बी. मावलंकर है ना, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो मीरा कुमार, जो कि बिहार से थे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर में पूछे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो अभी कौन है? ओम बिरला है। ठीक। सर्वाधिक लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहने वाले अध्यक्ष वो कौन थे? बलराम जाखड़ थे, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष 329 दिनों तक 1980 से 89 तक चला था। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है एवं भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रथम राष्ट्रपति थे और प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली महिला जो कि पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, मतलब कि स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति ही
द्रौपदी मुर्मू है, जो कि वर्तमान में है। या तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तो इसमें पूछा गया था आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में शामिल क्या है, तो संघ व राज्य के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, ये मौलिक क्षेत्राधिकार में आता है। इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में मौलिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान दिया गया है। यानी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि मौलिक जो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 131 में। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है, जैसे जो कि इस प्रकार है कि एक तरफ भारत सरकार तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य की सरकारें हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद, केंद्र और कई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना। फिर आता है क्या, आपराधिक मामले। आपराधिक मामले क्या होता है इसमें, यह ऐसी क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी, हत्या, दहेज, उत्पीड़न आदि। इसमें एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच कर अदालत में केस फाइल करती है। अपराधी के दोषी पाए जाने पर जेल या जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। दीवानी मामले में क्या होता है, इस संबंध में व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से है, जिसमें जमीन विवाद, वस्तुओं की खरीदारी, किराया, तलाक आदि। प्रभावित पक्ष न्यायालय में एक याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सोबा रिगपा। ये क्या है, सोगा रिगपा ये क्या है, तो ये क्या मालूम, हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है सोबा रिगपा। हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है सोबा रिगपा। चिकित्सा की एक पारंपरिक पद्धति है जो भारत के हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित है। यह चिकित्सा पद्धति तिब्बत से आई है और दुनिया भर में सबसे पुरानी चिकित्सा परंपराओं में से एक है। सोबा रिगपा शब्द का अर्थ है उपचार का ज्ञान और यह भोटी भाषा से लिया गया है। सोबा रिगपा के ज़्यादातर सिद्धांत और अभ्यास आयुर्वेद के समान है। सोबा रिगपा में इलाज के लिए शरीर और मन के विकास को महत्व दिया जाता है। और क्या लिखा है कि सोबा रिगपा के अभ्यास को विनियमित करने के लिए धर्मशाला में तिब्बती चिकित्सा के लिए केंद्रीय परिषद स्थापित है। सोबा रिगपा के संस्थाओं के लिए मुख्य भारतीय केंद्र लद्दाख और धर्मशाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये कोलकाता में किया है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें क्या देगा डिटेल में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया है। हुगली नदी के नीचे बनी मेट्रो सुरंग कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है और हावड़ा मैदान को एक्सप्लेनेड से जोड़ती है। ठीक है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली मेट्रो रेल कब चली थी और कहाँ चली थी, तो भारत की पहली मेट्रो जो ट्रेन है ये 24 अक्टूबर 1984 को चली थी और कहाँ, तो कोलकाता में है। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो गोलकीपर के प्रदर्शन के रूप में ये किस में आएगा, हॉकी। हाँ, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है ना, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। वह पुरस्कार भारत में हॉकी के गोलकीपरों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत में खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, 2021 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारत में किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राशि में एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ ये है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में कितनी राशि दी जाती है, 25 लाख रुपये दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार में कितना, 15 लाख, और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख,
और द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपये दिया जाता है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी सिखाने वाले कोच को दिया जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, बात करें यहाँ से अति महत्वपूर्ण प्रश्न का, तो क्या है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्या है मालूम, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में किसे किसे मिला है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो 4 लोगों को मिला, किसको किसको, तो डी गुकेश है जो कि विश्व शतरंज खिलाड़ी चैंपियनशिप है, भारत के हैं डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के कप्तान हैं, और मनु भाकर जो कि निशानेबाजी से संबंधित है, और प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलीट है। ये 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 में दिया गया, ठीक। एक बार फिर समझिए, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर और प्रवीण कुमार को मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो भू अस्थायी उपग्रह कौन सा नहीं है, तो जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो कि आप नहीं भी पढ़ें, थोड़ा सा अंदाजे आप टिक लगा सकते हैं। जैसे जी सेट है, एडू सेट है, हेम सेट है, जुगनू, ये क्या भू अस्थायी उपग्रह, ये जुगनू नहीं है, ठीक है। बाकी जी सेट, एडू सेट और हेम सेट है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से जुगनू जो है ना भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। जुगनू एक नैनो सैटेलाइट है जिसे इसरो के मार्गदर्शन में IIT कानपुर द्वारा बनाया गया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछा क्या कि कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है, तो कौन कौन सा भू अस्थायी उपग्रह है वो भी अगर ध्यान में रखते हैं तो आएगा, अगर क्वेश्चन आगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण भू अस्थायी उपग्रह है जिसको ध्यान में रखना है, जैसे इनसेट, जी सेट, कल्पना 1, एडू सेट और हेम सेट, ये सब क्या भू अस्थायी उपग्रह है। एडू सेट से पूछा जाता है क्या, ये किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित ये भू अस्थायी उपग्रह है, ठीक है। एडू से यानी एजुकेशन, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9 कि सामा चकेया बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। तो सामा चकेया त्यौहार जो है किस रिश्ते से संबंधित है, ये तो ये है भाई और बहन से संबंधित है ना, भाई और बहन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन और याद रख सकते हैं, क्या मालूम, जैसे यहाँ जी सेट आया ना, ये अंतरिक्ष से रिलेटेड आया, तो यहाँ याद कर सकते हैं क्या, इसरो की स्थापना कब हुआ, 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु है, और इसरो का वर्तमान करंट अफेयर में भी अध्यक्ष कौन है, तो वी नारायणन है, ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन में क्या है, तो सामा चकेया ये भाई बहन से संबंधित है, ठीक है ना। सामा चकेया बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक मनाया जाता है। तो ये जब क्वेश्चन डीप पूछा जाता है ना, तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कब मनाया जाता है, तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार के अन्य लोक नाट्य क्या क्या है वो ध्यान रखना है, जैसे विदेशिया, ये लोक नृत्य जो है ये बिहार का है, जट जाटिन है, डोम कच्छ है, ये सब बिहार का है, ठीक है। इसको डिटेल में देख लेते हैं। विदेशिया जो है भोजपुर क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय, इस नाट्य में महिला पात्र की भूमिका पुरुष कलाकारों द्वारा निभाया जाता है। जट जाटिन केवल अविवाहितों द्वारा इस लोक नाट्य में जट जाटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शित किया जाता है, जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। और डोम कच्छ में क्या होता है, यह नाट्य घर आंगन में ही बारात जाने के बाद वो अन्य विशेष अवसरों पर विवाहित महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस लोक नाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत ह्रास, परिहास, अश्लील हाव भाव तथा संवाद को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो ताजमहल का वास्तुकार, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, उस्ताद अहमद लाहौरी, ये ताजमहल का वास्तुकार था। देखिए ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जबकि डिजाइन उस्ताद ईसा ने बनाया था, है ना। वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी, जबकि डिजाइन किसने बनाया था, तो उस्ताद ईसा ने बनाया था। शाहजहाँ के कार्यकाल को वैभव और प्रकाष्ठा के कारण मुगल काल का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो शाहजहाँ के कार्यकाल को कहा जाता है। शाहजहाँ ने 24 फरवरी 1628 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाया था, और आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था। अब कन्फ्यूजन ये होगा कि आपसे पूछेगा कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो वहाँ भी आप आंसर क्या लगा देंगे, शाहजहाँ, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद पूछेगा तो आंसर क्या लगाना, औरंगजेब, ठीक। आगरा में पूछेगा, ताकि इसको आगरा से रिलेट कर लीजिए, आगरा में ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहाँ ने, तो आगरा का मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाया। लेकिन दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था।
शाहजहाँ के शासनकाल में आए प्रमुख यात्री कौन था? तो फ्रांसीसी यात्री वर्नियर और ट्रेविनियर था। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि वर्नियर और ट्रेविनियर किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था शाहजहाँ के काल में, ठीक है। मनुची जो इटली का था और पीटर मुंडी ये भी आया था, इसके शासनकाल के वर्णन किया था शाहजहाँ ने इनायत खां, और जिन्होंने शाहजहाँ नामा लिखा को संरक्षण दिया, है ना, इनायत खां को संरक्षण दिया था। वसावन उत्कृष्ट मुगल चित्रकार थे, इनका संबंध आधुनिक उत्तर प्रदेश से था और इन्हें अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता है। अब्दुस समद की बात करें तो अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि एवं मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि प्रदान किया था। दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर याद रखना, क्या मालूम? अकबर का संरक्षक कौन था और अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का संरक्षक था बैरम खान, ठीक, और अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल था, ठीक है। ये चीज़ें अति महत्वपूर्ण है, यहाँ पर याद रखना है। बाकी अकबर से कई चीज़ें हैं, आप चैनल पर बने रहेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। जैसे अकबर मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था? अकबर ने ही शुरू किया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीबक देश का निवासी था। तो बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य था जीबक, ये कहाँ का था? राजगीर का था, है। तो बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीबक राजगीर का निवासी था। अब बिंबिसार की बात करें तो पहले इसका डिटेल पहले देख लेते हैं क्या है ना, उसके बाद आपको बताएंगे अपना डिटेल। देखिए, मगध में हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार, ठीक है। अब बिंबिसार जैसा ही एक नाम क्या है मालूम? बिंदुसार, ये कौन था मालूम? ये दोनों में आपसे कन्फ्यूजन होगा। जैसे अगर पूछ लिया जाएगा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो ऑप्शन में रहेगा बिंबिसार और बिंदुसार भी रहे, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा बिंबिसार था या तो बिंदुसार था। तो ध्यान रखना है, हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार, और ये जो बिंदुसार है ना, ये अशोक का पिता है। मालूम कौन है ये? अशोक का पिता है। ये मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है ये बिंदुसार। अब बिंदुसार का पुत्र है अशोक, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये मौर्य वंश का है। तो बात करते हैं यहाँ बिंबिसार, जिन्होंने 544 ईस्वी से 492 ईस्वी तक मगध पर शासन किया। इसका उपनाम सेनी था। अस्थायी सेना रखने के कारण इसका नाम सेनी था। अवंती राज्य के राजा चंड प्रद्योत जब बीमार यानी कि पांडु रोग हुए तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीबक को चंड प्रद्योत की सेवा में उज्जैन भेजा था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, गाद्यांश से क्वेश्चन पूछा गया। तो गाद्यांश का जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, तो कैसे बनाना मालूम? इसका पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। गाद्यांश पढ़ने से पहले आपको क्या क्वेश्चन ही पढ़ लेना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। गाद्यांश के अनुसार बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है ना। तो पहले यही पढ़ लीजिएगा, इसका क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका आगे कि गाद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी दक्षता, उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपर्युक्त परिभाषा संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये, ठीक है। ये 3 प्रश्न है, ठीक है। अब प्रश्न पहले पढ़ने से क्या होता है मालूम कि जैसे ये क्वेश्चन पूछा है ना कि परिभाषा के बारे में पूछा है कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है, तो जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, तो वो किस परिभाषा के रूप में क्या है। तो जब गाद्यांश पढ़ेंगे ना तो डायरेक्ट आंसर दिमाग में आते जाएगा, कहाँ कि ये क्वेश्चन पूछा था उसको क्या कहा गया था, आंसर तुरंत आते जाएगा, ठीक है। तो गाद्यांश क्या है, बहुत लंबी चौड़ी होती है, तो आप अगर पढ़ेंगे पूरा सब चीज़ ध्यान में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं तो क्या है आपको तुरंत दिमाग में वहीं पर क्लिक करेगा, हाँ यहाँ पर ये पॉइंट चीज़ें हैं, तो आपको ये बनाने का बेस्ट तरीका यही, आसानी से आंसर आ जाता है, ठीक है। अब जैसे इसको पढ़ेंगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। अब देखिए बाल श्रम को परिभाषित किया जाता है, तो जो कि लास्ट क्वेश्चन था, तो किसको परिभाषित किया जाता है? बाल श्रम को। देखिए यहाँ पे आ गया, जो वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ गया ना। देखिए ये चीज़ें हैं ना, उनकी क्षमता, उनकी ये शारीरिक मानसिक के लिए हानिकारक है, तो ये किसको परिभाषित करता है? बाल श्रम को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया, ठीक, आसानी से बन जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है देखिए, एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है।
जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। इस टाइप के भी प्रश्न आपसे पूछा गया था, है ना। बाल श्रम जैसे सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व किसका है? सिर्फ सरकार का है, ये लोगों का मानना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा है शायद। हाँ देखिए यहाँ पर है ना, पहले क्वेश्चन में कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है, तो बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया बी में इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आपको इस गद्यांश को आपको पढ़ के बता दे रहे हैं इसलिए ताकि आपको कैसे बनाना ये समझ जाएंगे, ठीक है। आगे से गद्यांश के खुद भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि टाइम लगता है, इसलिए आपको एक बता देते हैं ट्रिक कि कैसे बनाना है इसको आसानी से। अब आगे पढ़ेंगे तो आसानी से आंसर डायरेक्ट निकलते जाएगा, ठीक है। तो कहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग? तो सरकार वाला पढ़े है ना, कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सरकार का है। यदि थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वाले लोगों और कानून भंग करने वाले लोगों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों और मालिकों और अभिभावकों को भी ये समझना चाहिए। हमारे घरों, ढाबों, होटलों, खानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड, तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देश में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है, तो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि अन्य समाज में यह अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेलकूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र बच्चों को काम करने में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित करना अपराध माना जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इसके प्रति सजग रहे। बाल श्रम के कारण बचपनों का बचपन छीन जाएगा, बच्चों का बचपन छीन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरों के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है और हम इस अभियान से सरकार का पूरा साथ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया था। 13 में क्या पूछा था कि गद्यांश के अनुसार बाल श्रम रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए? क्योंकि उनका बचपन छीन जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। इस तरह से आंसर निकाल लेंगे। 14 का बता चुके बाल श्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? राज्य में विधान परिषद के सदस्य के बारे में। तो विधान परिषद में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या है? देखिए, राज्यों में विधान परिषद की संख्या राज्यों की विधान सदस्य के संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, और क्या होता है 40 से कम नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना है। तो ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 171 में कहा गया है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी, और राज्य के विधान परिषद की संख्या जो है, कुल संख्या जो है, किसी भी स्थिति में 40 से कम भी नहीं होगी, ठीक। ये चीज़ें दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, और राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद, है ना, जहाँ हो, क्योंकि विधान परिषद केवल अभी 6 राज्यों में, ठीक, और विधानसभा सम्मिलित होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण तथा उत्साधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171(3) के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का निर्धारण इस प्रकार होता है, यानी विधान परिषद में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो देखिए, 1/3 सदस्य जो है राज्यसभा के स्थानीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, जिला परिषदों आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। फिर 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के हायर सेकेंडरी और उच्च शिक्षा संस्थानों में कम से कम 3 वर्ष पढ़ा रहे हों। और फिर 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता से जुड़े हो। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में
विधान परिषद है। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर महत्वपूर्ण कि विधान परिषद, ये जो संख्या लिखा हुआ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। महत्वपूर्ण ये डायरेक्ट आएगा कि किस राज्य में विधान परिषद है या किस राज्य में इनमें से विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन सा है वो याद रखना है। देखिए है कौन, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है। ये 6 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 राज्य। अब याद कैसे करना है, देखिए इसको याद ऐसे करना है। देखिए महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तो इसको याद रखना है। चार राज्य याद रहेगा क्या, महा से महाराष्ट्र हो जाएगा, आंध्रा से आंध्र प्रदेश, बहरा से बिहार, काना से कर्नाटक। महा, आंध्रा, बहरा, काना, ये 4 राज्य हो गया। और उत्तर तेलंगाना, उत्तर यानी उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य आपको ऐसे आसानी से याद रहेगा। कैसे बोलना है, एक लाइन बना लेना है, महा, आंध्रा, बहरा, काना, उत्तर तेलंगाना, महा, आंध्रा, बहरा, काना, उत्तर तेलंगाना, ठीक है। तो आप तुरंत ऑप्शन में छाट लेंगे। महा, आंध्रा, बहरा, काना से 4 राज्य हो गया। महा से महाराष्ट्र, आंध्रा से आंध्र प्रदेश, बहरा से बिहार और काना से कर्नाटक और उत्तर तेलंगाना, ये 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है कि विधान परिषद के किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/10 है ना, 10वां भाग इनमें से जो भी अधिक हो गणपूर्ति होगा, ठीक है। देखिए कोरम भी पूछा जाता है ना, जैसे लोकसभा में या कार्यवाही चलने के लिए संसद में भी नहीं कितना सदस्य होना चाहिए, कम से कम उपस्थित 1/10 होना चाहिए। कोरम क्या कहलाता है ना, तो 1/10 ही होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और भी आता है यहाँ से कि जैसे कि लोकसभा हो, तो लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितना सीट होना चाहिए, तो कितना सदस्य होना चाहिए, तो जैसे कि 550 सीट है अधिकतम, ठीक है, यानी 1/10 होना चाहिए, यानी कि 55 सीट कम से कम जीता जो रहेगा वही क्या विपक्ष का नेता बनेगा, ठीक। नेक्स्ट है संविधान सभा के चुनाव हुए थे, तो कब हुआ था, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, ठीक है। और संविधान सभा की पहली बैठक पूछे कब हुआ था मालूम, तो वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। आगे और भी कुछ बताएंगे इंपॉर्टेंट, पहले यहाँ पर देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जो कि जुलाई 1946 में हुआ था, कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 208 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किया। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, 2 सितंबर 1946 को हुआ था। और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई, जिसे कांग्रेस कार्य समिति को 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था, जीवी कृपलानी थे। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर दोनों प्रश्न हैं, है ना। भारतीय आज़ादी के समय, भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य जीवी कृपलानी थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। अच्छा 2-4 प्रश्न और महत्वपूर्ण बताएं जो कि कतई जहर है, कौन कौन सा है मालूम। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया था, संविधान सभा से, ठीक है। तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया, संविधान सभा का विचार किसने दिया था, तो M.N. राय ने दिया था, ठीक। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो गया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, दूसरा अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो गया, ये कौन था, B.N. राव था। अब देखिए M.N. राय और B.N. राव दोनों एक जैसा नाम है, तो कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन ना हो और याद भी रहे तो कैसे करना है, देखिए संविधान सभा का विचार, विचार के जैसी बात करते तो अपने क्या आता है, मन में आता है ना, मन में आता है विचार, है ना, विचार मन में आता है। तो विचार किसने दिया, तो मन में आता है M.N. राय, मन में आता है M.N. राय। तो संविधान सभा का विचार पूछेगा तो M.N. राय, है ना। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो ये था B.N. राव था, ठीक। 2 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और कौन कौन सा है, तो पूछा जाता है कि संविधान सभा का वो अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है कौन, राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित है। सर्वोच्च न्यायालय वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से राष्ट्रपति हटा सकते हैं यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो। यह अनुच्छेद 124 के 5 के तहत संसद विधि द्वारा
न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है। न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। यह प्रस्ताव यदि लोकसभा से शुरुआत होती है तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर अध्यक्ष को देने के बाद ही प्रस्ताव पेश हो सकता है। यह प्रस्ताव यदि राज्यसभा में शुरू होती है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर सभापति को देने के बाद ही प्रस्ताव पेश हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है कि न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव यदि दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाए तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाए जाने का आदेश जारी कर देता है। और अभी तक केवल सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश यानी कि वो कौन थे, बी रामास्वामी के संदर्भ में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, परंतु लोकसभा में यह प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉपअप की आवाज़ करते हुए जलती है। तो ये गैस है हाइड्रोजन, है ना, H2 जो है ये गैस पॉपअप की आवाज़ करते हुए जलती है। हाइड्रोजन की बात करें तो गैस की पॉपअप की आवाज़ करते हुए जलती है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है और जिसका संकेत H है और परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है और यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिनके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आएगा कि किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन के, क्योंकि इसमें केवल एक प्रोटॉन होता है ना, इसकी परमाणु संख्या 1 होती है। इसकी खोज किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसका, तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ठीक है, और हेनरी कैवेंडिश से एक और प्रश्न क्या आया था मालूम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है ना कैपिटल G का मान किसने दिया था, तो यही दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने ही दिया था। ठीक है, हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ होता है, वनस्पति घी के निर्माण में होता है। द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा बनाने में ईंधन के रूप में। और नाइट्रोजन की बात करें, है ना, ऑप्शन में जो दिया हुआ था उसका यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख घटक है, जिसमें 78% वायुमंडल में पाए जाते हैं। यानी कि वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है ना। इस टाइप के प्रश्न आपको बता चुके हैं। जैसे नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन, पृथ्वी के भूप्रपर्टी में ऑक्सीजन, मानव शरीर में भी ऑक्सीजन, और ब्रह्मांड में पूछे तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव है जो यूरिया में 46% तक पाई जाती है। यानी यूरिया में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है जीवधारी नाइट्रोजन को पेड़ पौधों से प्रोटीन के रूप में प्राप्त करता है। नाइट्रोजन का उपयोग वायुयान के टायरों में भरा जाता है और क्रायो बैंक एवं एक्स सीटू संरक्षण में। नाइट्रोजन विद्युत बल्बों तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरने में काम आता है। अमोनिया के उत्पादन में ये काम आता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है, क्योंकि यह गैस जंतु जगत द्वारा सांस के रूप में बाहर छोड़ी जाती है और पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है। ठीक है, पौधे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। और मानव में क्या होता है, जंतु में ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो और भी डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। क्या, वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.03% है, ये ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, यानी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी जिम्मेदार गैस कौन सा है पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति अम्लीय होती है और यह गैस चूने के जल को दूधिया कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय घोल कार्बोनिक अम्ल कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से और भी दो प्रश्न आता है क्या, कि कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा क्या, शुष्क बर्फ के रूप में किसे जाना जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। और आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मीथेन की बात करें तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। यह एल्केन श्रेणी का है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 का प्रथम सदस्य होता है। प्राकृतिक गैस, बायोगैस या तो गोबर गैस, इस सब का मुख्य घटक मीथेन है। कोयले की खान में मीथेन तथा वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है, अतः मीथेन को फायर डैम्प भी कहा जाता है। मीथेन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन से और क्या पूछा जाता है कि मार्स गैस किसे कहा जाता है, मीथेन को कहा जाता है। और धान के खेतों में अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस पाया जाता है। अंडे की जर्दी
कोलाइड का कौन सा प्रकार है? अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो ये है इमल्सन, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अंडे की जर्दी कोलाइड का इमल्सन प्रकार है। इमल्सन में 32% फॉस्फोलिपिड होते हैं। कोलाइड विलयन की बात करें, कोलाइड एक विषवांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब कोलाइड के कण को शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं अर्थात अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, किंतु अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, अब इस टाइप के कुछ प्रश्न आता है तो यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम और प्रकार और उदाहरण। जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ ये आ जाता है कि कोहरा किसका उदाहरण है? तो कोहरा ये क्या? एरोसोल का उदाहरण है। ठीक है, ये क्या? द्रव है ना। परिक्षेपण माध्यम यानी कि द्रव का गैस में वो मिश्रण जो होता है वो क्या? एरोसोल कहलाता है ना। एरोसोल यानी कि कोहरा, बादल और कुआसा एरोसोल का उदाहरण है। धुआं, स्वचालित वाहन का निथार ये एरोसोल का उदाहरण है। ठीक है, एरोसोल यानी कि ये वाला एक ठोस का गैस में भी मिश्रण एरोसोल कहलाता है। और गैस द्रव का जो होता है मिश्रण ये फोम कहलाता है ना। गैस का द्रव में मिश्रण फोम कहलाता है, जैसे शेविंग क्रीम है ना। गैस का द्रव में मिश्रण और द्रव का द्रव में मिश्रण इमल्सन कहलाता है। जैसे दूध क्या है? इमल्सन एक उदाहरण है। इमल्सन यानी पायस है ना। और फेस क्रीम भी इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट आगे क्या? सोल की बात करें तो ये ठोस का द्रव में मिश्रण है। मैग्नीशिया, मिल्क और कीचड़ ये सब क्या? सोल का उदाहरण है। फोम, रबड़, स्पंज और प्यूमिस ये फोम का उदाहरण है। ठीक है, गैस का ठोस में। और द्रव का ठोस में ये जेल होता है। जेली, पनीर, मक्खन ये सब जेल का उदाहरण है। ठोस का ठोस में ये क्या है? ठोस सोल कहलाता है। रंगीन रत्न पत्थर, दूधिया कांच ये सब। ठीक है, और एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला जो कि टेक्नीशियन में एग्जाम में भी ये पूछा गया था और बिहार पुलिस में भी आपको प्रश्न आया था कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना ये क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। तो क्वेश्चन आएगा कि टिंडल प्रभाव कौन उत्पन्न करता है? तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा ये परिघटना के कारण टिंडल प्रभाव उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था लेकिन आप नहीं जानते हैं तो यही क्वेश्चन भारी हो जाता है। डायरेक्ट लोहा का प्रतीक पूछा था है ना। तो लोहा का प्रतीक क्या होता है? Fe होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का Al हो गया और एल्युमिनियम का A हो गया और आयोडीन का I हो गया। यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर देखते हैं इसका प्रतीक आपको याद रखना है। ठीक है, और परमाणु संख्या भी है 1 से 30 तक तो कम से कम याद रखना है। ठीक है, और जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक पूछ लिया जाए तो H हो गया, हीलियम का He हो गया और लिथियम का Li, बेरिलियम का प्रतीक Be और बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N और सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? K है ना। पोटेशियम का होता है K, ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण है। पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, क्रोमियम का Cr और मैग्नीज का Mn और एक होता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का होता है Mg। ठीक, आयरन का हो गया Fe, ये क्वेश्चन आया था। कोबाल्ट का CO, निकेल का Ni, कॉपर का होता है Cu है ना, तांबा जो होता है। और जिंक का होता है Zn है ना। जिंक का हो गया Zn। ठीक है, और भी यहाँ दिया हुआ है, ये सब भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O होता है। फ्लोरीन का F होता है और नियोन का Ne होता है। सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg और एल्युमिनियम का Al और फास्फोरस का P है ना। फास्फोरस का होता है P। पोटेशियम का होता है क्या होता है? एक K हुआ था ना। और आर्गन का होता है Ar, आर्सेनिक का As और ब्रोमीन का Br। ब्रोमीन वही है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला, कमरे के तापमान पर पाया जाने वाला, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला यह धातु है ब्रोमीन है ना। सिल्वर क्या है? Ag, आयोडीन I, बेरियम हो गया Ba और गोल्ड का हो गया Au है ना। सोना का क्या होता है? Au। मरकरी यानी पारा का क्या होता है? Hg। रेडोन का क्या होता है? Rn और पोलेनियम का प्रतीक क्या होता है? PO होता है। ठीक, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो परमाणु की संकरण अवस्था कैसे निकालते हैं? तो कोई भी आपको यौगिक दिया, जैसे यहाँ पर क्या दिया? जल दिया ना, H2O। ठीक है, तो यौगिक दो ही प्रकार का रहेगा, एक में या H रहेगा और एक में H नहीं रहेगा। ठीक है, तो जिसमें H रहता है, ठीक है, जिसमें H रहता है उसमें क्या करेंगे? कुल जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? जो
किसी भी परमाणु के जो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ H2 है तो कितना हो जाएगा 2। क्या करेंगे, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन को जोड़कर, और हाइड्रोजन रहेगा तो 2 से भागा दे देंगे, और हाइड्रोजन जिस यौगिक में नहीं रहेगा तो 8 से भागा देंगे। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं तो आप समझ जाइएगा। तो ये हो गया कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो हाइड्रोजन का H2 है तो N2 हो गया, और ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8। तो इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्या होगा 2 और 6, यानी अंतिम कक्षा में क्या है 6 है, यानी कि इसका 6 होगा। ठीक है, तो कुल हो गया ये 2 + 6। अब बटा में 2 से भागा देंगे, हाइड्रोजन है यहाँ तो 2 से भागा देंगे। ठीक है, तो ये 2 चौके 8, 4 बार में कट गया, तो ये 4 आया है ना, तो एक कम करके वो संकरण अवस्था होगी, यानी कि sp3 होगा, है ना। अगर S यहाँ पर 3 आता ना, 3 से कटता तो क्या होता, संकरण अवस्था sp2 होता। अगर 2 रहता तो sp1 होता, एक कम करके होता। ठीक है, तो यहाँ 4 है तो sp3 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या क्या है। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था sp3 है, और इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के परमाणु एक 2s और 3 2p कक्षकों को मिलाकर 4 संकरण कक्षक बनाता है। ये संकर कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के चारों ओर चतुष्फलकीय ज्यामिति में उपस्थित होते हैं। जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2O होता है, और शुद्ध जल उदासीन होता है, यानी इसका pH मान कितना हो गया 7 हो जाता है। जो उदासीन है वो 7 हो जाता है, उसका pH मान 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है ना। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है यहाँ पर, जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और आयतन न्यूनतम होता है। जल के प्रकार कैसे क्या क्या होता है, तो कठोर जल होता है, मृदु जल होता है ना। तो कठोर जल में क्या है, यह साबुन के साथ फेन उत्पन्न नहीं करता है कठोर जल। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। मृदु जल क्या होता है, यह साबुन के साथ आसानी से फेन उत्पन्न करता है। यह जल पीने की दृष्टि से उपयुक्त होता है। मृदु जल की कठोरता की बात करें तो ये अस्थायी कठोरता होता है, एक अस्थायी कठोरता होता है। यह कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अस्थायी कठोरता जो किसके कारण होता है, तो कैल्शियम व मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहने के कारण अस्थायी कठोरता होता है। जल की अस्थायी कठोरता को सोडियम कार्बोनेट मिलाकर और गर्म करने से दूर हो जाती है। वो अस्थायी कठोरता, यह कठोरता उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण होता है। अस्थायी कठोरता में क्या था, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट घुले रहने के कारण, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण वो अस्थायी कठोरता होता है। जल की वो अस्थायी कठोरता इसे उबालकर दूर कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्या, यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक है। यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है, तो ये राम कुमार थे। ठीक है, इस टाइप के कुछ महत्वपूर्ण है रचनाकार और पुस्तक है, तो रिपोर्ताज है जो कि, तो उसको याद रखना है, जैसे कि ऋण जल धन जल। इस रिपोर्ताज के रचनाकार कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु है, और नेपाली क्रांति कथा के भी फणीश्वर नाथ रेणु है। युद्ध यात्रा रिपोर्ताज के रचनाकार कौन है, तो युद्ध यात्रा के धर्मवीर भारती है। तूफानों के बीच का है रांगे राघव, और छन बोले कन मुस्काए के कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। और लक्ष्मीपुरा के हैं शिवदान सिंह चौहान है। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है मुहावरा से क्वेश्चन, जैसे कि छाती पर मूंग दलना। तो छाती पर मूंग दलना इसका क्या हो जाएगा, एक साथ रहकर परेशान करना, है ना, ये हो जाएगा। छाती पर पत्थर रखना, छाती पर पत्थर रखना होगा धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। छाती पर पत्थर रखना यानी धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। और छाती पर सांप लौटना, ये हो जाएगा क्या, ईर्ष्या करना। और छाती ठोकना, ये हो जाएगा, छाती ठोकना हो जाएगा कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। ठीक है, इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, एक बार यहाँ पर फिर समझ लेते हैं। देखिए, छाती पर मूंग दलना यानी साथ रहकर परेशान करना, छाती पर पत्थर रखना यानी धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना, छाती ठोकना यानी कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। ठीक है, तो आप इस मुहावरे से प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए अति महत्वपूर्ण जो आगे के लिए मुहावरा है यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैसे कि डूबते को तिनके का सहारा, इसका अर्थ क्या होता है, संकट में पड़े को थोड़ी मदद करना। तिनके को पहाड़ करना यानी क्या होता है, छोटी बात को बड़ी बना देना।
दिन दोगुनी चार रात चौगुनी, ये क्या होता है, खूब उन्नति होना। दूध का दूध पानी का पाना यानी निष्पक्ष न्याय। और गंगा लाभ होना यानी कि गंगा लाभ होना यानी मर जाना। कपास उठना यानी कि सांसारिक काम धंधों में लगे रहना। और कमर कसना यानी दृढ़ संकल्प करना। नाक पर मक्खी न बैठने देना यानी कि खरे स्वभाव का होना। उल्लू सीधा करना यानी कि अपना स्वार्थ साधना। एक आंख से देखना यानी समान भाव रखना, है ना, एक आंख से देखना यानी कि एक दृष्टि रखना, सभी पर समान भाव रखना। ओस के मोती यानी कि क्षणभंगुर। और ओखली में सिर देना यानी इच्छा पूर्वक किसी झंझट में पड़ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। तो समास विग्रह कौन सा सही नहीं है, राज्यसभा का समास विग्रह दिया है राजा के लिए सभा, तो ये गलत है मालूम क्यों, क्योंकि राज्यसभा जो है ना ये होता है राजा की सभा होता है, राजा के लिए सभा नहीं, राजाओं की सभा होता है ये, ठीक है, तो ये गलत है। बाकी गुरु दक्षिणा मतलब गुरु के लिए दक्षिणा, ये सही है। ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्त, ये सही। सेना नायक नहीं, सेना का नायक, ये सही है, ठीक है। तो इस तरह करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। 24 का देखते हैं, है ना, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। 25 में क्या है, डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया है, तो किसने दिया था, तो जीव द्रव्य नाम दिया है जे.ई. पुरकिंजे, है ना, जीव द्रव्य जे.ई. पुरकिंजे ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या डिटेल में दिया है, जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था। और जीव द्रव्य एक तरल गाढ़ा लसलसा पारभासी वजनयुक्त वो रंगहीन पदार्थ है। जीवों की सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य के द्वारा ही होता है, जिस कारण इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। जीव द्रव्य का 80% भाग जल होता है और जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात जो है 81:19 होता है ना, वो कार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात। जीव द्रव्य का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन 76% होता है, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5% होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और यहाँ पर 2-3 प्रश्न और याद रखना है। क्या मालूम, कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब, 1665 में किया था कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। अब रॉबर्ट जैसा ही 2-3 नाम है, एक यहाँ देखिए रॉबर्ट ब्राउन, इसने क्या किया था, तो कोशिका में केंद्रक की खोज पूछेगा तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और एक रॉबर्ट कोच, उसने क्या किया था, रॉबर्ट कोच, तो वो टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक। ये सभी चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से ना, जैसे कि ये उत्तक है ना, स्क्लेरेंकामा, कुलेंकामा, पेरेंकामा, हर ये सभी उत्तक से क्वेश्चन है ना, रेलवे टेक्नीशियन में पूछा गया था, आपको बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, ठीक है। तो ये काफ़ी जो पादप जो होता है ना चैप्टर पादप जगत, वहाँ से ये कतई जहर प्रश्न है यहाँ पर, ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए बताएंगे आपको सभी चीज़ें। अस्थायी उदक जो यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, यानी यांत्रिक शक्ति या तो दृढ़ता है ना, मजबूती जो प्रदान करता है वो स्क्लेरेंकाइमा है, ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा है, ठीक। अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे ये क्या क्या दिए हैं यहाँ पर। स्क्लेरेंकाइमा यानी दृढ़ उत्तक नामक सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। स्क्लेरेंकाइमा यानी कि दृढ़ उत्तक लंबी संकरी कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा लिग्निनी होती है। अधिकांशतः ये मृत होते हैं, इन्हें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। यानी कि क्वेश्चन ये आ जाएगा, इनमें से कौन सा उत्तक मृत अवस्था में पाया जाता है, तो ये जो स्क्लेरेंकाइमा उत्तक होता है ये मृत अवस्था में होता है, ठीक है। और स्क्लेरेंकाइमा जो होता है दृढ़ उत्तक है, मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। इनके उदाहरण हैं जूट, पटवा आदि स्क्लेरेंकाइमा के उदाहरण हैं। आगे उत्तक के बारे में और भी यहाँ पर दिया है, देखिए 3 उत्तक के बारे में दिया, एपिडर्मिस उत्तक, जाइलम और फ्लोएम उत्तक। तो देखिए एपिडर्मिस उत्तक जो है यह कोशिकाओं की एक परत द्वारा पौधे के बाहरी भाग को ढकता है। जाइलम उत्तक क्या करता है, जल व खनिज लवणों को संवहन करता है, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। फ्लोएम उत्तक क्या करता है, मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या जटिल उत्तक है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या करता है, जल का वहन करता है, ठीक है, और फ्लोएम क्या है, भोजन का वहन करता है। इसको याद कैसे रखना है ताकि आप कभी नहीं भूलें, जो लोग चैनल पर हैं उनको याद ही होगा, ठीक है। और देखिए कैसे याद करना है,
देखिए जल, इसको जाइलम, जल जाइलम, जल का वहन करेगा जाइलम, जल जाइलम, ठीक है। अब फ्लोएम का वहन करेगा, फ्लोएम किसका वहन करता है, भोजन का, तो भोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड, तो फूड का वहन कौन करता है, फ्लोएम, फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम, ऐसे याद रखना, जल जाइलम। अब फूड बोलेगा भोजन का, तो फूड फ्लोएम, भोजन यानी फूड का फ्लोएम उत्तक ये वहन करता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, जाइलम और फ्लोएम क्या है, संवहनी उत्तक है, ठीक है। यहाँ पर तो ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पर 2-3 प्रश्न और भी अति महत्वपूर्ण याद रखना है। क्या क्या मालूम, देखिए स्क्लेरेंकाइमा क्या करता है, ये पौधों में मजबूती और यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा, यानी कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने में कौन मदद करता है, कौन सा उत्तक, तो वो है पेरेंकाइमा। तो याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण पेरेंकाइमा, प्रकाश संश्लेषण पेरेंकाइमा, प्रकाश संश्लेषण पेरेंकाइमा, ठीक है। और पौधों में लचीलापन कौन प्रदान करता है, तो वो है कोलेंकाइमा, ठीक है। लचीलापन प्रदान करता है कौन, जैसे कि लचीलापन होता है ना पौधों में, तो वो कौन, कोलेंकाइमा प्रदान करता है। ये तीनों अति महत्वपूर्ण याद रखना है, ठीक है। अच्छा, जो नारियल का छाल जो होता है ना, जो कठोर बना होता है नारियल छाल, वो किस उत्तक का बना होता है, तो ये स्क्लेरेंकाइमा का ही बना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है, तो हरी पत्तियां जो है ये स्टोरेज के रूप में संग्रहित करती है, ठीक है। अब देखिए हरी पत्तियां बोला यानी कि पादप पौधे अपना भोजन जो किस रूप में, स्टोरेज के रूप में। अगर मानव की बात करें यानी कि जंतु, मानव भोजन को किस रूप में संग्रहित करता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में करता है, जो कि ग्लाइकोजन के रूप में भोजन कहाँ संग्रहित होता है, यकृत में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। हरी पत्तियां भोजन को स्टोरेज के रूप में यानी मंड के रूप में संग्रहित करता है। स्टोरेज वह भोजन है जो पौधों की पत्तियों में जमा हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल दिया है। क्या है, स्टोरेज एक पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयाँ शामिल है। यह प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है और प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी लाल रंग होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कृत्रिम प्रकाश में भी होती है। देखिए यहाँ पर क्या, प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी लाल रंग ये दिया हुआ है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे अधिक किस रंग में होता है, किस रंग के प्रकाश में, तो लाल रंग के प्रकाश में। अगर ये पूछे कि प्रकाश संश्लेषण जो है किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, तो हरे रंग में, ठीक। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान है, तो कितने सदस्य संस्थान है ये पूछा, तो 1645 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। 31 मई 2024 तक संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के 1645 संस्थान सदस्य एवं 156 देश सदस्य है। UNAI यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक प्रभाव उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति और अनुसंधान के संस्थानों को संयुक्त राष्ट्र और एक दूसरे के साथ संरेखित करने की एक संयुक्त राष्ट्र पहल है। इसका गठन 18 नवंबर 2010 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सतत विकास के बीच पारस्परिक संबंध पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति में सहायता करना है। सूचना का अधिकार अधिनियम का पारित हुआ था, 2005 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में आया। यह आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्तों से मिलकर बना है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति, एक समिति यानी प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता और केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री की सिफारिश पर करता है। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की को उनके पद से पदमुक्त भी कर सकते हैं। भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त कौन था, तो बजाहत हजीबुल्ला है ना। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो था ये बजाहत हजीबुल्ला थे और वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो हीरालाल सामरिया है, ठीक। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज घोषित किया गया था 2023 को, ठीक है। और मोटे अनाज का वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव भारत द्वारा लाया गया था। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न पूछा गया है कि किसको कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको आगे के एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2019 को देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, किसको, 2019 को। और उर्ष्टगनों या तो केम लीड्स
का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया? 2024 को। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया किसको? 2025 को। तो ये दोनों अति महत्वपूर्ण है, यहाँ पर याद रखना है ना। उर्स्ट गनो या तो कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसको? 2024 को। और क्वांटम सिद्धांत, ये सबसे यहाँ महत्वपूर्ण है। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया गया है। ठीक। अच्छा, दशक के बारे में बात करें, अंतर्राष्ट्रीय दशक 2022 से 32 है ना। स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया है कब से कब तक? 2022 से 32 तक। और संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस 2021 से 30 तक। नेल्सन मंडेला शांति दशक 2019 से 28 तक घोषित किया गया। ठीक। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो तारक काय जो है ये सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। ठीक। तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करती है। तारक काय की खोज बोबेरी ने की थी। और कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल जो होता है सेलुलोज का बना होता है, ये कतई जहर प्रश्न है, यहाँ पर याद रखना है। कोशिका भित्ति जो होती है किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किस में होता है? ये पादप में होता है ना, जंतु कोशिका में नहीं होता, पादप में होता है ये। ठीक। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। लवक यानी कि प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, हरित लवक है ना, वर्णी लवक एवं अवर्णी लवक। इसमें हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। और वर्णी लवक लाल, पीला, नारंगी रंग के होते हैं, ये पौधे के रंगीन भाग जैसे बीज, पुष्प, फल भित्ति आदि में पाए जाते हैं। और ओ वर्णी लवक रंगहीन लवक है, यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो सूरज के प्रकाश से वंचित रह जाता है, जैसे जड़ों में, भूमिगत तना आदि में। रसधानियाँ है ना, वोक्यूलस कोशिका की निर्जीव रचना है। यह एकल झिल्ली से आवृत होती है और जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। और जंतु कोशिकाओं में यह अनेक एवं छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। प्लाज्मोडियम की बात करें, किस प्रकार का जनन होता है प्लाज्मोडियम में? तो बहु विभाजन होता है प्लाज्मोडियम। इस टाइप के प्रश्न बहुत बार है ना, हमेशा एग्जाम में रिपीट होता रहता है, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो बहु विभाजन होता है। देखिए, प्लाज्मोडियम में बहु विभाजन द्वारा जनन होता है। बहु विभाजन द्वारा जनन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, जिसमें एक ही जनक कोशिका से कई संतति कोशिका उत्पन्न होते हैं। बहु विभाजन द्वारा जनन एस्चेरिया कोलाई और क्लोस्ट्रीडियम आदि में भी देखा जाता है। तो बहुविभाजन किसमें है ना, ये एस्चेरिचिया कोलाई और क्लोस्ट्रीडियम में बहुविभाजन द्वारा जनन होता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे, अलैंगिक जनन के अन्य प्रकार क्या क्या है। देखिए, एक होता है मुकुलन है ना, तो मुकुलन जो होता है, इस विधि में एक ही स्थान पर कोशिका विभाजन के कारण एक कली या तो बहिर्गमन से नया जीव बनता है। तो महत्वपूर्ण क्या है, ये चीज़ें। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा कि हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है ना, कि हाइड्रा में तो मुकुलन विधि द्वारा आता है। मुकुलन को ही बोलते हैं बडिंग। ठीक है, बडिंग। तो हाइड्रा में याद रखना है, ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया। हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया यानी कि खमीर, और जेलीफिश, खमीर जेलीफिश। और हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा होता है। और अमीबा में किस प्रकार का होता है? तो द्विविभाजन द्वारा आता है, द्विविखंडन है ना। इस विभाजन में जनन कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। तो क्वेश्चन आएगा अमीबा में, तो याद रखना अमीबा और पैरामीशियम, इसमें कौन सा होता है? द्विविभाजन विधि द्वारा जनन होता है। और पुनर्जनन की बात करें तो इस प्रक्रिया में कुछ जीव खोए हुए या कटे हुए शरीर के अंगों को प्रतिस्थापित या पुनर्स्थापित करते हैं, जैसे कि छिपकली, तारा मछली में पुनर्जनन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवांशिक अस्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो देखिए, हाइड्रा में मुकुलों में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवांशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और अलैंगिक जनन मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा होता है, और लैंगिक जनन जो है ये युग्मक यानी कि गेमेटी द्वारा होता है। नेक्स्ट है, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इसमें लिंग निर्धारण आनुवांशिकी कारकों पर निर्भर करता है।
कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से में पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवांशिकी कारकों पर निर्भर करता है। सरीसृप वर्ग की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या है? इनका शरीर शुष्क शल्कयुक्त त्वचा से ढंका होता है और त्वचा रूखी होती है तथा इसमें ग्रंथियां नहीं पाए जाते हैं। इसमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय शल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं। हृदय सामान्य 3 प्रकोष्ठ का बना होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। निषेचन जो कि आंतरिक होता है, ये अंडोत्सर्जन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर है 35 कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान काल है। बच्चा खेल रहा है, ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग यानी कि जो कि किसी शब्द के पहले आके उसका अर्थ बदल देता है, वो उपसर्ग कहलाता है। प्रत्यय होता है जो पीछे आकर, किसी शब्द के पीछे आकर वो उसका अर्थ बदल देता है, नया शब्द बना देता है, उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो उपसर्ग जो है ये कहाँ, ये स्वागत में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सु जो है ये उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग का अर्थ होता है किसी शब्द के समीप अर्थात पहले आकर नया शब्द बनाना। और हार शब्द का देखिए, सु उपसर्ग से बने कुछ और शब्द क्या क्या है? सुजन, जैसे सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र, ये सब है। ठीक, और हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे अगर प्रो लग जाता है ना, प्रो शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार। ठीक है, जिसका अर्थ होता है चोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है ना? वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द है ना, तो उसके लिए कौन सा सही है? असंगत विकल्प पूछा है। तो बिना सोचे समझे किया गया विश्वास, वो विश्वास कहलाता है क्या? ये गलत है। बिना सोचे समझे किया गया विश्वास वो विश्वास नहीं कहलाएगा, वो अंधविश्वास कहलाएगा। ठीक है, गायों का पालने वाला ये गोपाल कहलाएगा, ये सही है। गोद लिया गया पुत्र ये दत्तक कहलाएगा, ये सही है। किए गए उपकार को मानने वाला ये कृतज्ञ कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ क्या, बिना सोचे समझे विचारे किए गए और विश्वास के लिए अंधविश्वास शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। जो सब कुछ मानता हो उसके लिए क्या एक शब्द होगा? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, है ना, सर्वज्ञ हो गया। सदैव रहने वाला, शाश्वत। किसी के साथ संबंध ना रखने वाला निसंग कहलाता है। नष्ट होने वाला नश्वर कहलाता है। 2 बार जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? द्विज कहलाता है। और जंगल में लगने वाली आग वो दावानल कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। जो मापा ना जा सके वो अपरिमेय कहलाता है। जो पहले पढ़ा ना गया हो वो अपठित कहलाता है। नेक्स्ट, गुजरात में नवीन कोप मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो इसे माटा के नाम से जाना जाता है ना। गुजरात में नवीन कोप मृदा को माटा के नाम से जाना जाता है। गुजरात में नवीन कोप मृदा को माटा के नाम से जाना जाता है। गुजरात में पुरानी कोप मृदा को गुरडू कहते हैं। मिट्टी का एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है ना। मृदा, सोइल शब्द की उत्पत्ति भौतिक भाषा के शब्द सोलम से हुई है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों का विभाजन 8 प्रकार में किया है, जो कि यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। जैसे जलोढ़ मिट्टी हो गया, ठीक है, काली मिट्टी हो गया, और लाल मिट्टी हो गया, लेटराइट मिट्टी हो गया, पर्वतीय मिट्टी हो गया, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी हो गया, लवणीय क्षारीय मिट्टी हो गया, और भी देख लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं क्या मिट्टी से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर डिटेल में देखना जरूरी है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भागों पर फैला हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 2 क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी पूछे तो आंसर क्या देना है? जलोढ़ मिट्टी देना है। ठीक, जलोढ़ मिट्टियों में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना वो कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, भूगर्भिक संरचना और संगठन के आधार पर इसे बांगर और खादर में वर्गीकृत किया जाता है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। इसको याद कैसे रखना है? देखिए, इसमें क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, देखिए क्या होता है कि जहाँ पानी जिस क्षेत्र में कम आता है, जैसे यहाँ मान के चलिए पर्वत है, ठीक है, तो यहाँ पर पानी नहीं आया, तो वो क्या होता है, जब नहीं आता है ना, तो पुरानी ये मिट्टी ऐसे
हो जाता है, ठीक है, ऊपर हो जाता है, जमा होता है या धीरे धीरे, तो पानी कम आता है, ये बांगर कहलाता है। और जहाँ पानी हमेशा आते रहता है बरस भर, तो वो क्या करता है, मिट्टी को खोद के ले चला जाता है, यहाँ गड्ढा हो जाता है ना, खोद के ले चला जाता है, तो खादर वो कहलाता है, ठीक है, खादर कहते हैं। नया यहाँ पर क्या पानी हमेशा बार बार आएगा, तो वो क्या नई जलोढ़ मिट्टी रहेगा, तो खोद के ले जाएगा, तो ये खादर कहलाएगा, ठीक है। तो और ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहलाता है। नेक्स्ट है काली मिट्टी की बात करें तो भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने लावा के ठंडा के होने के बाद बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय व अपरदन से हुआ है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, एल्युमिनियम, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस आदि की कमी रहती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी, चरनोजम मिट्टी, काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, काली मिट्टी को काली कपासी भी कहा जाता है। काली कपासी मिट्टी या तो इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। काली, इसमें क्या कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, काली मिट्टी है। और काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। और आगे क्या है, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी की बात करें, रेड सोइल, तो इस मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। लाल मिट्टी का रंग लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो लाल किसके कारण होता है, लो ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को लाल एवं पीली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी रहती है, ठीक है। तो ये कौन सी मिट्टी थी, लाल मिट्टी, ठीक है। अब लाल मिट्टी में अब आगे बढ़ते हैं, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी ये क्या है, यह मिट्टी मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के ऊपरी भागों में पाया जाता है। 200 सेंटीमीटर से या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना व सिलिका के निक्षालन से इसकी उत्पत्ति होती है। लेटराइट मिट्टियों का स्वरूप जो होता है ईंट जैसा होता है, और इस मिट्टी में लो अयस्क व एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। फिर होता है पर्वतीय मिट्टी। इस मृदा को वनीय मृदा भी कहते हैं। यह मृदा हिमालय की घाटियों की ढलान पर 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई के भाग में पाई जाती है। और वनीय मिट्टियों में पोटास, फास्फोरस व चूने का अभाव होता है। शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टियाँ, यह मिट्टी शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में, अरावली पर्वत व सिंधु घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस वो जैव पदार्थ कम मात्रा में पाया जाता है। लवणीय वो क्षारीय मिट्टियाँ, यह एक अंतः क्षेत्रीय मिट्टी है जिसका विस्तार सभी जलवायु प्रदेशों में है। आगे क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, इस मिट्टी में सोडियम और मैग्नीशियम की प्रचुरता के कारण यह मिट्टी लवणीय वो कैल्शियम व पोटेशियम की प्रचुरता के कारण क्षारीय हो जाती है। पीट और दलदली मिट्टियाँ, 8वां प्रकार क्या है, पीट और दलदली मिट्टियाँ। इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। यह मुख्यतः तटीय प्रदेशों एवं जल जमाव के क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में घुलनशील लवणों की प्रचुरता होती है, परंतु फास्फोरस व पोटास का अभाव होता है, ठीक है। इतनी सारे डिटेल दिया हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी यहाँ पर याद रखना है। क्या मालूम, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि चाय और कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो लेटराइट मिट्टी है। काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो आंसर क्या लगाना है, लाल लेटराइट मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो काली मिट्टी है, ठीक है, जिसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है, तो वो है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो गया पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों के दूर दराज इलाकों में विशिष्ट स्थानों और दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन के लिए हेलीकॉप्टरों का उपयोग करता है। ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। ONGC भारत सरकार की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसका मुख्यालय देहरादून यानी कि उत्तराखंड में है। और ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार सिंह है। ONGC एक महारत्न कंपनी है। अभी वर्तमान में कितने महारत्न कंपनी है, 14 महारत्न कंपनी। सबसे लाटेस्ट महारत्न कंपनी बना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पवन हंस की स्थापना 1985 में हुई थी और यह भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। नेक्स्ट है,
क्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बिहार राज्य यानी कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय प्रत्येक 10 वर्ष में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। तो दो अति महत्वपूर्ण, यहाँ पर 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। पहले क्या, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था शुरू? 1872 में। किसके समय? तो लॉर्ड मेयो के समय। नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ? 1881 में। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। ठीक। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली है। WC प्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे और भारत में विश्व की 17.7% जनसंख्या निवास करती है। नागालैंड देश का एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है। निगेटिव नागालैंड का रहा है। और आगे क्या लिखा है? 1921 को भारत की जनसंख्या का बृहत विभाजन वर्ष कहते हैं, यानी कि जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 को। और जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1951 को। ठीक। नेक्स्ट है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 3 राज्य कौन कौन सा? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 3 राज्य नागालैंड जो कि निगेटिव रहा था, और फिर केरल और गोवा। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। एक चीज़ यहाँ पर क्या लिखा है? देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए जाने वाला एकमात्र राज्य कौन सा? केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछे केरल, सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछे तो वो भी केरल होगा आंसर। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये क्वेश्चन देखिए, सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आता है, इसलिए इससे रिलेटेड सभी चीज़ें ध्यान में आपको रखना है। तो ये गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ? राजस्थान में किया गया था। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि जो अभ्यास है किस देश के बीच हुआ और ये कहाँ हुआ था? ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण जो है सैन्य अभ्यास और कहाँ हुआ था वो भी देख लेंगे। देखिए इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। देखिए गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? भारत और इंडोनेशिया के बीच। कहाँ हुआ? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ। और विनवेक्स किसके बीच हुआ? भारत और वियतनाम के बीच हुआ। कैसे याद करना है? तो इसको देखिए, नाम से ही इसको रिलेट कर लेना है। विनवेक्स यानी कि विन से वियतनाम है ना, वियतनाम और बाकी भारत तो रहेगा ही। ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके याद करना है। और बात करते हैं सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल के बीच कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। आस्ट्रा हिंद किसके बीच हुआ? तो देखिए नाम से ही याद रखेंगे, आस्ट्रा हिंद। हिंदू एक तो हिंदुस्तान रहेगा ये भारत। ठीक है। आस्ट्रा यानी ऑस्ट्रेलिया, तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पूछेगा कौन सा सैन्य अभ्यास है? तो आस्ट्रा हिंद, ऐसे ध्यान रखना है। ये कहाँ हुआ? तो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। वज्र प्रहार ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। कहाँ? अमेरिका में। नसीम अल बहर ये है भारत और ओमान के बीच है ना, ये कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। सिनबेक्स ये किसके बाद है? भारत और सिंगापुर के बीच है। याद नाम से याद रखना है, सिनबेक्स यानी सिंगापुर। सिनबेक्स है ना, तो सिंगापुर और भारत, ये विशाखापत्तनम में हुआ था। मालाबार जो है ये अभ्यास हुआ था जो क्वाड देशों के बीच, क्वाड देश में आता है ना, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच, 4 देशों के बीच हुआ था और ये विशाखापत्तनम में हुआ था। काजिंद सैन्य अभ्यास, काजिंद सैन्य अभ्यास 2024 ये किसके बीच हुआ? तो काजिंद ये भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ था। तो नाम से याद रखना, काजिंद कजाकिस्तान है ना, काजिंद यानी कि कजाकिस्तान और भारत। ये कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ था ना। वरुण की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ था, भूमध्य सागर में हुआ था। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका बीच में। देखिए वज्र प्रहार ऊपर था और युद्धाभ्यास ये क्या? भारत और अमेरिका, ये कहाँ? राजस्थान में हुआ था। अल नजाह 2024 में हुआ था। किसके बीच? अल नजा जो है भारत और ओमान के बीच है। कहाँ हुआ था? ओमान में हुआ था। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच हुआ था। ये कहाँ हुआ? मलेशिया में हुआ था। मित्र शक्ति की बात करें 2024 का, ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ, ये श्रीलंका में हुआ था। मित्र शक्ति श्रीलंका के बीच हुआ, इसको याद कैसे रखना है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो देखिए मित्र शक्ति तो ऐसे याद रखिए। देखिए जो किसमें? रामायण में ना, जो कि लंका के रावण जो थे वहाँ पर, मतलब लंका में एक थे विभीषण जो कि राम भगवान के क्या मित्र हुए थे ना। तो वहाँ के एक व्यक्ति कौन थे? विभीषण जो कि मित्र हुए थे। तो मित्र, तो उसी प्रकार कहाँ के थे? श्रीलंका। लंका से यहाँ रिलेट करना श्रीलंका को। तो ये मित्र जो है ये शक्ति कहाँ से हो जाएगा? भारत और श्रीलंका के बीच हो जाएगा। ठीक है। कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। एक्स खान क्वेस्ट ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो कि उलान बटोर में हुआ था। और नोमेडिक एलिफेंट ये भारत और मंगोलिया के बीच हुआ था। कहाँ? उमरोई, मेघालय के उमरोई में हुआ था। और मैत्री एक है भारत और थाईलैंड के बीच है जो कि कहाँ हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। होपेक्स ये किसके बीच हुआ था? भारत और मिस्र के बीच, मिस्र में हुआ। जाइमेक्स
इसको भारत और जापान के बीच हुआ, यहाँ भी नाम से याद रखना है, JI है ना, जापान है ना, ये कहाँ हुआ, जापान के योकोसुका में हुआ था। रेड फ्लैग ये बहुराष्ट्रीय है, युद्ध अभ्यास ये अमेरिका में हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 किस श्रेणी में जीत हासिल की है, तो ये मिला है मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर में, ठीक है। तो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में मीडियम लोड डिस्पैच श्रेणी में जीत हासिल की है। बिहार LDC को यह पुरस्कार निम्न उपलब्धियों के लिए दिया गया है। कौन कौन सा उपलब्धि, तो ये है नई तकनीकों को अपनाना और राज्य की बिजली प्रणाली को एकीकृत संचालन सुनिश्चित करना और स्टेट ऑफ द आर्ट नेक्स्ट जेन साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर स्थापित करना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा लीची कहाँ होता है, मुजफ्फरपुर। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, बिहार के किस जिले में फलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है मालूम, तो वो भी आंसर क्या होगा, BPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये मुजफ्फरपुर में ही होता है, ठीक। बिहार के कुछ प्रमुख शोध और उसका अनुसंधान संस्थान कहाँ कहाँ है, यहाँ पर ये ध्यान रख लेंगे, है ना। बिहार के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये वैशाली में है ना, गोरेल वैशाली। अब देखिए ऑप्शन में क्या हाजीपुर देगा, तो आप हाजीपुर टिक कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है केला अनुसंधान संस्थान कहाँ है, सबसे ज़्यादा केला होता है हाजीपुर में, लेकिन अनुसंधान संस्थान का वैशाली के गोरेल में होता है। आलू विकास एवं शोध संस्थान ये बिहार में कहाँ है, बिहार शरीफ में है। मक्का विकास एवं शोध संस्थान कहाँ, बेगूसराय में। चावल विकास एवं शोध संस्थान आरा में है। राष्ट्रीय लीची विकास एवं शोध संस्थान मुजफ्फरपुर में है, लीची वाला मुजफ्फरपुर। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना ये कहाँ है, दरभंगा में, काफ़ी महत्वपूर्ण है मखाना वाला, ठीक है। तो ये दरभंगा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें और भी चीज़ें हैं यहाँ पर देखेंगे। टसर सिल्क विकास केंद्र ये भागलपुर में। फल विकास अनुशोध संस्थान कहाँ है, सबौर भागलपुर में है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया कहाँ, पटना में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ये पूसा कहाँ, समस्तीपुर में। अरेबिक और फारसी अनुसंधान संस्थान पटना में। प्राकृतिक जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान वैशाली में। AN सिन्हा शोध संस्थान कहाँ, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 44 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है, तो देखिए जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित जो करता है ये साक्षरता दर करता है, जीवन प्रत्याशा करता है, और ये नहीं करता, मुद्रास्फीति नहीं करता है, लोगों के द्वारा अर्जित कौशल निर्माण ये करता है, ठीक। मुद्रास्फीति की बात करें, जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है। जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले कारक है कौन, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा द्वारा दर्शाए गए व्यक्ति के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण। और गुणवत्तापूर्ण जनसंख्या से ही बेहतर मानव संसाधन का निर्माण होता है, जो किसी देश के प्रगति विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मानव संसाधन की बात करें, किसी देश के संदर्भ में मानव संसाधन उसकी जनसंख्या में पाई जाने वाली योग्यता, क्षमता, कौशल और ज्ञान है, जो उस देश के लिए मानव पूंजी का निर्माण करता है। भारत का साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितना है, 74.04% है। बिहार का साक्षरता दर पूछे 61.82% है। जीवन प्रत्याशा क्या होता है, किसी व्यक्ति या समूह के लोगों द्वारा सामान्य परिस्थितियों में जीने की अपेक्षित औसत वर्षों की संख्या, ये जीवन प्रत्याशा कहलाता है। और जीवन प्रत्याशा को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, आवास, स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सुरक्षा जैसी चीज़ें शामिल है। 2024 में भारत की जीवन प्रत्याशा 70.62 वर्ष है। बिहार का जीवन प्रत्याशा 69.2 वर्ष है। मुद्रास्फीति किसको बोलते हैं, तो जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा हो तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है, तो कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की गणना 2 सूचियों पर होती है, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर होती है। 2 से 3% की मुद्रास्फीति दर अर्थव्यवस्था के लिए ठीक होती है, जबकि इससे अधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। कौशल निर्माण की बात करें तो कौशल निर्माण का अर्थ होता है उन कौशलों का विकास करना जिनकी कंपनी को अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूप से आवश्यकता होती है तथा जो संगठन की भविष्य के योजनाओं के अनुरूप होता है। कौशल विकास हेतु भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 से चला रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
क्वेश्चन नंबर है 45, निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। तो गैर बाजार मतलब क्या है, देखिए ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन से आसानी से आंसर आप निकाल सकते हैं। राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है, तो जो स्वयं उपभोग करेगा ना वो गैर बाजार कहलाएगा, वो ठीक है ना, वो बाजार नहीं, बाजार में जो बाजार से रिलेटेड है वो बाजार क्रिया कहलाएगा। तो यहाँ पर यही आंसर हो जाता है। अब जैसे मोहन एक कृषक है, वो फसल बेचता है, तो ये बाजारी क्रिया हो गया ना। तो यहाँ पर डिटेल में देखते हैं, देखिए बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसान मंडी में बेचने के उद्देश्य से वस्तुओं या खाद्यान्नों का उत्पादन करता है तो उसे बाजार क्रिया कहते हैं। गैर बाजार क्रिया क्या है, जब कोई व्यक्ति या किसान अपने परिवार के उपयोग हेतु या तो खाद्यान्न का उत्पादन करता है तो उसे गैर बाजार क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में तो निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है, तो ये सही है, ठीक है। गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है, ये गलत है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC एक ऐसी कंपनी है जो अपने देश के साथ साथ दुनिया भर के अन्य देशों में भी काम करती है। यह एक देश में स्थित एक केंद्रीय कार्यालय रखता है जो इसके सभी अन्य कार्यालयों जैसे प्रशासनिक शाखाओं या कारखानाओं का प्रबंधन का समन्वय करता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है निगम के मुख्य कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माल के उत्पादन को नियंत्रित करना, विभिन्न देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं के आयात और निर्यात को नियंत्रित करना, और वैश्वीकरण क्या है, तो विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के साथ जोड़ने की क्रिया वैश्वीकरण कहलाता है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण में मुख्य भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। PV नरसिम्हा राव, जब भी नाम आ जाए तो PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिला है 2024 में, ये ध्यान रखना है। भारत में वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है। वैश्वीकरण का जनक जो पीटर लैंड है, अब भारत में है PV नरसिम्हा राव। ये पूर्व आयरिश अटॉर्नी जनरल, यूरोपीय कमिश्नर थे और वित्त वर्ष 2023-24 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश का क्वेश्चन है कि ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि ईमानदारी जो है ये किसका उदाहरण है। तो प्रॉपर नाउन का है, या तो कॉमन नाउन का है, कलेक्टिव नाउन का है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है। तो ईमानदारी ये क्या भावना से रिलेटेड, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ये भावनात्मक, ये संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रेफर्स टू इंटेंजिबल थिंग्स, यानी कि जो जिसे छुआ ना जा सके, है ना, दैट डंट एग्जिस्ट एज फिजिकल ऑब्जेक्ट, है ना, जिसे छुआ ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। वर्ड्स हैविंग इटी सिम मेंट नेस द एज सफिज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन बिलो सेंटेंस, यानी कि आपको एडजेक्टिव इसमें से पूछा है कि एडजेक्टिव इसमें से कौन सा, ऑल मैन मस्ट डाई, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव यहाँ पर ऑल हो गया। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, देखिए एडजेक्टिव जो विशेषता बतलाता है ना, नाउन की विशेषता बतलाता है, उसे एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग ए प्रीफिक्स ए, यानी ए प्रीफिक्स से जो शब्द बना है, ठीक है, जो शब्द बना है। देखिए इसका आंसर है अबेक, ठीक है। तो इसमें क्या है, अबेक में ए प्लस वेक, अर्थात इसमें ए प्रीफिक्स है और वेक रूट वर्ड है। रूट वर्ड वे होते हैं जिनसे किसी शब्द की उत्पत्ति होती है। अन्य शब्दों में जैसे अगेंस्ट, एबव, आर, ये जो दिया ऑप्शन में, इसमें कोई प्रीफिक्स का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक। और ए प्रीफिक्स इज ए लेटर ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग, यानी प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, जो शब्दों के पहले आकर उसका अर्थ बदल देता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है वो स्थान क्या कहलाता है, तो डिम्ब वाहिनी कहा जाता है, ठीक है। देखिए शुक्राणु का अंड से सामना डिम्ब वाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब में होता है, और गर्भाशय ग्रीवा जो है गर्भाशय का निचला हिस्सा है जिसका कार्य गर्भाशय को योनि से जोड़ने का है। गर्भाशय 7.5 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी, इसके दीवार की मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होता है, इसका वजन लगभग 35 ग्राम होता है, इसकी आकृति नाशपाती जैसी होती है। इसका मुख्य कार्य निषेचन के बाद बने भ्रूण को सुरक्षा एवं पोषण तथा आश्रय प्रदान करना है। योनि के द्वारा
ही शुक्राणु डिंब वाहिनी यानी अंड वाहिनी तक पहुंचती है। यह एक नली के समान रचना है। इसके दीवार पर वल्वोरिथरल ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं और सेकंड पार्ट में ये पूरा सेट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।